आपने डिसाइड कर लिया है दैट एडाई ग्रेड ए एग्ज़ाम देना है। आप शायद उसकी प्रिपरेशन शुरू भी कर चुके होंगे अच्छे से या ढीलम ढीलम, लेकिन थोड़ा बहुत आपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया होगा, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा। पर इस चीज़ को आप याद रखना कि एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा बहुत हर साल शिफ्ट होता है। तो 2023 से 2024 में क्या क्या ट्रेंड में बदलाव देखने को मिले और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत रेलेवेंट और पॉइंटेड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं पैटर्न में या फिर क्वेश्चंस में, मतलब जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैसे आप उसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं। बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज इवॉल्विंग ट्रेंड्स, इरिडाई वालों के लिए फ्री पीवाई क्यूज हैं भैया। 2017, 23, 24 तीनों सालों के सॉल्व पीवाई क्यूज हैं आपको, फेज 1 के, फेज 2 के, विच यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये पीवाई क्यूज को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड थ्रू, अंडरस्टैंड, एनालाइज। इससे आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हैं या बुकिश हैं, करंट अफेयर बेस्ड हैं या स्टैटिक है, सारी चीज़ आपको पता लग जाएगी। यहाँ पे भी वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो हम फेज़ 1 की बात करेंगे और फेज़ 2 की बात करेंगे। अगर फेज़ 1 की बात करूं तो जो मेजर ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है वो है कट ऑफ में, जो बहुत शॉकिंग था। 2023 में जनरल मतलब अनरिजर्व की कट ऑफ 87 थी, जबकि ये 109 110 पहुंच गई 2024 में। पेपर के लेवल में खास फर्क नहीं था। आई थिंक, दिस इज माई गेस, आई माइट बी रॉन्ग, द प्राइमरी रीजन इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो 20,000 से डबल होके ऑलमोस्ट 38-40,000 तक पहुंच गई। तो इससे ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा और कट ऑफ भी बढ़ी। तो ये एक मेजर चीज है विच इज हैपेंड इन 2024, और शायद इसका जो बड़ा रीजन ये भी था कि 2023 के बाद 2024 में आ रहा था, तो लोगों को लगा कि अब ये एग्जाम रेगुलर हो रहा है, इसको देना चाहिए, या फिर आरबीआई में कम सीट्स आई थी, लोगों को लगा इरडाई देना चाहिए। तो शायद उसी के लिए रजिस्ट्रेशंस बढ़ी और कट ऑफ भी बहुत शूट अप किया। तो कट ऑफ शूट अप करने को कैसे एडजस्ट करें? अब वही स्ट्रैटेजी तो नहीं अपना सकते। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कट ऑफ आपकी जो 110 गई है वो 160 में से गई है। तो आप अटेम्प्ट तो कितना ही बढ़ा लोगे, ठीक है, 160 में से अब 140 तो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जितना भी अटेम्प्ट बढ़े ठीक है, बट एक्यूरेसी पे फोकस करो और स्पीड पे। स्पीड तो बढ़ानी ही है, क्योंकि अटेम्प्ट तो बढ़ाना है, बट अटेम्प्ट बहुत नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। और ये इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं जो आरबीआई ग्रेड बी में आते हैं। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और आरबीआई में क्योंकि क्वेश्चंस टफ आते हैं, हम जनरली बोलते हैं यार आप 10 चैप्टर कर जाओ, क्योंकि वहां 10 क्वेश्चन ही पढ़ पाओगे एग्जाम में। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ के देखने पड़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, यू वुड हैव टू डू ऑल दी चैप्टर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, खास करके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि बहुत सारे लोग इरिडाई आरबीआई ग्रेड बी के साथ इस एग्जाम को देते हैं। और जीए में इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स हो या इंश्योरेंस का स्टैटिक पोर्शन हो, भैया इसका अच्छा खासा वेटेज है। रिपोर्ट्स में से ज़्यादा नहीं आता, स्कीम्स में से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इंश्योरेंस का स्टैटिक पार्ट और करंट अच्छा आता है। बाकी फाइनेंस के और करंट अफेयर्स जो होते हैं, आरबीआई से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, पीएफआरडीए से रिलेटेड, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो फेज 2 में क्या इवॉल्विंग ट्रेंड है कट ऑफ के टर्म्स में? तो कट ऑफ 2024 में कम ही हुआ था, 2023 में 74 था, 2024 में 69 था, कट ऑफ कम हुआ था। ठीक है, क्योंकि सीट्स तो ऑलमोस्ट 2023 और 2024 में बराबर थी। तो कट ऑफ कम होने का रीजन मुझे यही लगता है कि एग्जाम थोड़ा टफ था, थोड़ा सा, या फिर क्योंकि एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो मार्किंग पे बहुत डिपेंड करता है कि मार्किंग स्ट्रिक्ट हुई है या लीनियंट हुई है, उससे आपका कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है।
बट ओवरऑल पेपर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ के मार्क्स कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफनेस और थोड़ा सा मार्किंग स्कीम की वजह से डिफरेंस आया है। अब क्या क्या चेंजेस हुए, देखिए अगर मैं पेपर वन की बात करूं इंग्लिश की, तो लेटर राइटिंग में अगर मैं 2023 में देखूं तो जो टॉपिक्स थे वो 2024 की तरह सोशल इश्यूज से रिलेटेड नहीं थे। 2024 में डॉग मैनर्स पे आया, फेक न्यूज पे आया। 2023 में इट वाज अबाउट नॉर्मल सिनारियो कि आप मैनेजर हो, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज रीजनल मैनेजर टू कस्टमर, कि आप इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर हो, अपने कस्टमर को लिखो जो भी आपकी इनिशिएटिव्स हैं कस्टमर सर्विस के लिए। और एक था एल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ विजा विज योर करियर। तो यहाँ पे जो टॉपिक का टेस्ट है, मैं बोलूँगा एक तरह से जो जॉनर है वो बिल्कुल अलग है 2023 में 2024 के कंपैरिजन में। और 2024 में अगर आप एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक करके एक आता है कि आपको टॉपिक दिया जाता है उस पर आपको एक्सपैंड करके लिखना होता है एरिडाई में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे CSR और एथिकल लीडरशिप पे आया है। कहीं ना कहीं एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पूछा गया है, जबकि 2023 में उन्होंने एक बड़ा ही अब्रप्ट टॉपिक दे दिया था दैट आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द विंड बट कैन सेल अकॉर्डिंगली टू अचीव माई करियर गोल, या फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज नॉट ओनली फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अगेन ये टॉपिक बिल्कुल अलग थे। जो 2024 में पूछे गए वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स पे थे, और लेटर राइटिंग में भी सोशल इश्यूज पे थे। तो कहीं ना कहीं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा फोकस में लाया गया 2024 में। अब देखना होगा कि 2025 में सेम ट्रेंड फॉलो होता है या नहीं। अगर मैं पेपर टू पे जाऊं, जो आपका पेपर टू है दैट इज ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। अच्छी बात यह है कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है, हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन्ड है, बट 2025 में सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो हुआ 2023 में, मतलब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आए तकरीबन। 3 क्वेश्चन आपको 24 मार्क के करने थे 2025 में, और 2023 में सेम ही चीज दोनों साल में हुई है। और 4 क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स के करने थे। तो 24 इंटू 3 72, 4 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स 28। तो ये सेम पैटर्न था। ये अच्छी बात रही क्योंकि जो पेपर 3 है उसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। और स्पीड का बहुत इशू रहता है टाइम में, मतलब हालांकि पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है, बट 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 250 वर्ड्स, मतलब 750 वर्ड्स ये हो गए, और 80 वर्ड्स के आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 320 वर्ड्स आपके ये हो गए। तो तकरीबन ये आपके 1100 वर्ड्स हो गए सिर्फ 60 मिनट्स में। ठीक है, तो स्पीड में इशू रह सकता है। और 24 मार्कर क्वेश्चन जिसको आपने 250 वर्ड्स में लिखना है, यू हैव टू बी रियली टू द पॉइंट बिकॉज यू नीड टू रीड राइट रेलेवेंट थिंग्स। वर्ड लिमिट कोई ज़्यादा नहीं है। 24 मार्क का क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू राइट, गार्बेज नहीं डालना है आपने। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ये कुछ एरियाज हैं जिनमें हम क्वेश्चंस को हर साल टैग करते हैं। एक चीज जो नई देखने को मिली कि इरिडाई एनुअल रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन आए। एक तो ये वाला क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये बिल्कुल आपका इरिडाई के एनुअल रिपोर्ट से है। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स एम्ड एट अचीविंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी आपका इरिडाई एनुअल रिपोर्ट से है। तो ये दोनों क्वेश्चंस इरिडाई एनुअल रिपोर्ट से आए, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। पहले भी क्वेश्चंस आते थे बट इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इरिडाई एनुअल रिपोर्ट से नहीं आते थे। फिर केस स्टडी बेस्ड इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 0 क्वेश्चन आया। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब इकोनॉमिक्स के सिलेबस या नॉर्मल कंसेप्ट पे आए, जैसे कि जो आपका सिलेबस है सस्टेनेबल इकोनॉमी, रिस्क बेस्ड कैपिटल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड भी पूछे गए एग्जाम में, जैसे डिपॉजिट क्रंच चल रहा था उस टाइम पे, उसका क्या इंपैक्ट होगा इंश्योरेंस सेक्टर पे। ठीक है, फिर CDBC हो गया, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड थे।
स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए, पीएम वंदना योजना। तो अगर मैं इसको समराइज करूं इन इन क्वेश्चंस को, तो स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, जो सिलेबस से रिलेटेड थे, इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस 4 क्वेश्चन थे, और ईडा एनुअल रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन थे। अब पास्ट ईयर ट्रेंड को देखें तो ईडा एनुअल रिपोर्ट पे यहाँ 0 0 क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए, तो ईडा एनुअल रिपोर्ट हमें ज़रूर पढ़ के जाना है। केस स्टडी बेस कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इसका हमारी प्रिपरेशन पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम सिलेबस करते ही हैं सारा, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन 2023 में 0 थे, अब 3 आए हैं, तो करंट अफेयर्स पे अगेन फोकस करना। और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं करने अगर हम रेगुलरली करंट अफेयर से जुड़े हुए नहीं हैं। और स्कीम पे भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया, तो एनीवेज इतना डिफरेंस तो रहता है। तो एडा एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़नी है और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो आपका पेपर 3 था, ठीक है, ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया, पेपर 3 इज योर आईएम, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इसका पैटर्न फिक्स नहीं है। 2017 में अलग पैटर्न आया था, 23 में अलग आया, 25 में अलग आया। 23 में अगर मैं देखूं और 25 में देखूं तो इंश्योरेंस और मैनेजमेंट का वेटेज वही है, बट जिस तरह से उसको क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है वो अलग अलग है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे भी 5 6 क्वेश्चन आए हैं, बट एक क्वेश्चन 10 मार्क का था। यहाँ पे 4 क्वेश्चन 7.5 मार्क के हैं, 2 क्वेश्चन 7.5 मार्क के थे, 2 क्वेश्चन 5 मार्क के थे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन 7.5 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम को हिलाया गया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं 7.5 मार्क के, यहाँ 4 आ गए। 10 मार्क का यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन 5 मार्कर के थे, यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन 5 मार्कर का है। मैनेजमेंट में भी अगर आप देखेंगे, एक क्वेश्चन 20 मार्कर का था, यहाँ 2 क्वेश्चन 20 मार्कर के हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्कर का था, ये सही है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन 10 मार्कर का थे, यहाँ एक क्वेश्चन 10 मार्कर का है। तो हालांकि ओवरऑल वेटेज इंश्योरेंस और मैनेजमेंट में बराबर है, बट जिस तरह से उसको डिवाइड किया गया अंदर, वो थोड़ा चेंज हुआ है। बट इससे खास फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा पेपर में बोलूंगा इस बार कम लेंदी था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इंश्योरेंस का कम वेटेज क्यों है। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है, ठीक है, उसमें इंश्योरेंस का कम वेटेज क्यों है, मैनेजमेंट 65 मार्क्स का क्यों आ रहा है। आई थिंक इसका रीजन यही है कि इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस और मैनेजमेंट जो पेपर 3 है उसमें भी है, और जो आपका पेपर 2 है, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, यहां पे भी इंश्योरेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंश्योरेंस आपका 2 पेपर्स में पूछा जा रहा है, इसीलिए पेपर 3 में मैनेजमेंट को ही ज्यादा वेटेज दी जा रही है। तो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में इंश्योरेंस और मैनेजमेंट 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। वेटेज इसका 35 रहता है, 2 साल से यही हो रहा है, इसका 65 रहता है। अब हम हर साल क्वेश्चंस को इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इंश्योरेंस के क्वेश्चंस को देखूं, या तो डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चंस आप देखिए, डायनेमिक रिस्क और स्टैटिक रिस्क में क्या फ़र्क है, रिस्क पेरिल्स एंड हैजर्ड्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है, वाई कांट प्योर रिस्क बी कंट्रोल्ड, ये सब डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस है, आप आराम से कर सकते थे। फिर केस स्टडी आई थी, बहुत आसान है यार, ऐसा ग्राफ दे दिया जाता है और उस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड बाय कंपनी ओवर दी 2 ईयर्स। बहुत आसान है यार, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4.5 है, तो आराम से कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थे, आप इसको 4 5 6 ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे और 2 केस स्टडी बेस्ड आए थे, ठीक है। इस केस स्टडी पे 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। पहले केस स्टडी पे 4 क्वेश्चन आए थे सर, 2 आए हैं। जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस हैं उनमें चेंज है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। तो जो ये वाली चीज़ है ना, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं सिलेबस में, ये पिछले साल नहीं थे। पिछले साल केस स्टडी ज़्यादा आई थी, तो पिछले साल काफ़ी लोग, केस स्टडी आसान थी, बिना पढ़े भी हो जाती है, बेसिक पे होती है, लेकिन इस साल नहीं हुआ होगा। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, कि केस स्टडी बेस तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ये सोचकर हम सिलेबस ना करें, ये नहीं चलेगा। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं,
तो मैनेजमेंट में भी हम इन कैटेगरीज में क्वेश्चंस को बांटते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। डिटेल नोट ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशनल थ्योरीज लिखना था, या ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस बताना था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड डेलीगेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम में क्या फर्क है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये मैं बोलूंगा एक तरह से शायद ये फ्रिंज टॉपिक है, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, दो आई नीड टू चेक, बट मेरे हिसाब से फ्रिंज टॉपिक आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फ्रिंज टॉपिक है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये डी पार्ट को आई काउंट इट एज अ फ्रिंज टॉपिक। बाकी एक जोमेटो पे पैराग्राफ आया था, उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने थे। इट वाज मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन विद न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ नंबर्स को भी आपको एनालिसिस करना था, तो ये बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। और ये एक और केस स्टडी आई थी जहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिए हुए थे कि प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ ओवर द ईयर्स निकालना है, बहुत बेसिक था यार। मतलब ये प्रॉफिट है ईयर 1 का, ये ईयर 2 का है, तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज तो बेसिक क्वांट का क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, एक एक क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक आया था, इस साल भी आया है। डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिलेबस 2 थे इस साल, 3-4 आ गए हैं, और केस स्टडी बेस्ड 2-2 क्वेश्चन आए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ज़्यादा चेंज मैं बोलूँगा इंश्योरेंस में है। इंश्योरेंस में सिलेबस से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी लोग केस स्टडी पे अपना दाव खेलते थे कि केस स्टडी कर लेंगे, आसान आती है, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। बट आप इंश्योरेंस अब छोड़ के मत जाइए, उनको भी समझ आ गया है कि हमने इंश्योरेंस सिलेबस में दे दी है, लोग बिना पढ़े उसको आते हैं, एग्जाम क्लियर कर लें, तो इंश्योरेंस में से वो काफ़ी क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ठीक है। और केस स्टडी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। केस स्टडी सिंपल आती है, बट काफ़ी बार हमें लगता है कि क्वेश्चन इतना सिंपल कैसे हो सकता है, और हम ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाता है, तो वो नहीं लगाना है हमें। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं हमारे मार्क्स कम आए, हमने अच्छा लिखा था, हमने ये किया था। देखो ये पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपको अच्छा लिखना है, बट साथ में आपको ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, सो दैट द कंटेंट इज प्रेजेंटेबल, है ना। ऑनलाइन आप अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है, बट पेन पेपर से उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, एक अच्छी हैंड राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बच्चों ने पिछले साल एक गलती की, जो मुझे उन लोगों से जब मैंने बात की पेपर के बाद तब समझ आया कि हम ना, जैसे हमारे 3 पेपर हैं फेज 2 में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जब हम इनके मॉक्स देते हैं ना, इंडिविजुअली देते हैं। संडे को पेपर 1 दे दिया, मंडे को पेपर 2 दे दिया, ट्यूसडे को पेपर 3 दे दिया, बट एग्ज़ाम में एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा तीनों पेपर्स का। ठीक है। आपकी हड्डियां भी दुखने लग जाती हैं, इतना प्रेशर होता है और इतना टाइम क्रंच होता है और इतना ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर होता है वो, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। तो आपने जब मॉक टेस्ट देने हैं ना, 5-10 जो भी मॉक टेस्ट दें, तीनों पेपर्स को एक दिन में अटेम्प्ट करें, ताकि आप ये स्टेमिना डेवलप कर पाए। पेपर में बैठ के ये ना लगे कि ये क्या हो गया, इतना टाइम 3 घंटे 4 घंटे कौन बैठेगा, ये ना लगे। स्टेमिना हो, लगे कि पता ही नहीं लगा 3 घंटे कैसे निकल गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट को तीनों पेपर्स के एक ही दिन में दें। ठीक है। तो ये कुछ लर्निंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ज़रूर इस पे अमल कीजिए, छोटी छोटी हैं, बट ऐसे ही धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता है, और हम उसको अगर फॉलो नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। बाकी अगर आप एडाई में असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो की। तो आप अगर edutap.in इरडाई कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप इरडाई के इंडिविजुअल कोर्सेज देख सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है। गोल्ड फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू के लिए कंबाइंड है, सिल्वर सिर्फ फेज़ 2 के लिए है। ठीक है। सिल्वर कोर्स में आपको फेज़ 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें कॉम्बो कोर्सेज की, ठीक है, काफ़ी लोग कंबाइंड भी प्रेप करते हैं इरडाई आरबीआई के साथ, इरडाई आरबीआई नाबार्ड के साथ, तो ये कॉम्बो कोर्सेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं इरडाई के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।